यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड का रूसी सेना पर अटैक। यूक्रेनी हमले में रूस का टॉस 1A लॉन्चर तबाह। यूक्रेन ने रूस के टैंक और BMP को भी ध्वस्त किया। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री ब्रिगेड का जॉइंट अटैक देखने को मिला। रूस यूक्रेन युद्ध में वार पलटवार का तरीका अचानक बदल गया है। रूसी सेना नई रणनीति के साथ हमले कर रही है, तो यूक्रेन ने काउंटर अटैक का न सिर्फ नया प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया है। युद्ध में यह बदलाव सर्दी खत्म होने के साथ हुआ है। गर्मी शुरू हुई और इसी के साथ रूसी सेना के टारगेट पर पश्चिमी देशों के हथियार आ गए। रूसी सेना इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करते हुए दक्षिणी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है। सवाल यही है कि क्या यूक्रेन रूसी फौज को कीव पहुंचने से रोक पाएगी? सर्दियां खत्म हो रही है, युद्ध भूमि में जमी बर्फ पिघल रही है। और इसी के साथ यूक्रेन की धरती दहल रही है। मौसम बदलने के साथ ही युद्ध के मैदान में रूसी सेना के हमले बहुत तेज हो गए हैं। रूसी फौज इस वक्त जिस तरह से हमले कर रही है, उससे ज़ेलेंस्की सेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम बदला तो रूस ने अपने हमले का प्लान भी बदल दिया। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन को जीतते हुए दक्षिण यूक्रेन पर कब्जे के लिए तेजी से बढ़ रही है। अब उसके निशाने पर अमेरिका और नेटो देशों के बड़े और घातक हथियार हैं। वो हथियार जो इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं, जो इस वक्त यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे हैं। रूसी सेना अब चुन चुनकर इन्हें तबाह कर रही है। अवदीपका में रूस ने Su-34 से यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों पर भीषण बमबारी की। यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। अवदीपका में रूस की टैंक ब्रिगेड ने यूक्रेन के मोर्टार पोजीशन को खत्म कर दिया। अवदीपका में 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 390 सैनिकों का खात्मा कर दिया। दीपर नदी के पास रूस ने यूक्रेन के 3 आर्टिलरी सिस्टम को तहस नहस कर दिया। रोबोटाइन के पास रूस ने 2 अमेरिकी हाइमार्स को तबाह कर दिया। सिविरस्क में रूसी पैराट्रूपर्स ने यूक्रेन के 1 दर्जन सैनिकों को ढेर कर दिया। क्रास्नोगोरोवका में रूसी फौज ने फैब 500 बम से एक के बाद एक कई धमाके किए। ज़ेपोरिज़िया में रूस की ड्रोन फौज ने यूक्रेन के RBS-70 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। आधी रात को रूस ने यूक्रेनी पोजीशन पर Ka-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से बमबारी की। क्रीवी रीह में रूस ने यूक्रेन के टैंक को जला दिया। रूस इसी के साथ कई फ्रंट पर MLRS से धावा बोल रहा है। यूक्रेन पर जल थल और नब्ज से प्रहार हो रहा है, जिससे यूक्रेनी फोर्स की कमर टूटती जा रही है।
रूस के टारगेट पर अमेरिका और नेटो के हथियार हैं। दस में से रूस 8 अब्राम्स टैंक, 6 हाइमार्स और 8 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स को तबाह कर चुका है। मतलब यह कि रूसी धरती पर विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। ज़ेलेंस्की और उनके नए सेना अध्यक्ष साइरेस्की ने मिलकर रूस को काउंटर करने की नई रणनीति बनाई है। इसे हम सप्त रणनीति कह सकते हैं, क्योंकि इसके तहत यूक्रेन 7 प्लान के साथ युद्ध लड़ेगा। पहला है फ्रंट लाइन पर डिफेंस लाइन को बनाना। यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है, वहां की फ्रंट लाइन पर सुरक्षा चक्र बनाया जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह रूस ने सुरोवेकिन लाइन बनाई थी। यूक्रेन के पास हथियार और सैनिकों की कमी है। जब तक उसे हथियारों की सप्लाई नहीं होती है, तब तक वो रूस के अंदर गुरिल्ला हमलों में तेजी लाएगा। यूक्रेन गुरिल्ला हमले इसलिए तेज करेगा क्योंकि उसके गुरिल्ला घात सफल हो रहे हैं। तीसरा प्लान ये अलगाववादी गुट और एजेंट हैं। रूस में जो अलगाववादी गुट हैं, रूस के अंदर जो यूक्रेन के एजेंट हैं, यूक्रेन उनके जरिए रूस के अंदर महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करवाएगा। रूस की हथियार फैक्ट्रियों और हथियार गोदामों को भी तबाह करने की रणनीति बनाई गई है। रूस के एनर्जी ठिकानों जैसे ऑयल डिपो, पावर स्टेशन और गैस स्टेशन को भी जलाने की कोशिश होगी। उन सभी जगहों पर गुरिल्ला हमले किए जाएंगे जहां से रूसी सेना को हथियार और रसद सप्लाई होती है। इस तरह यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटना चाहती है। 7वां प्लान है क्रीमिया ब्रिज को तहस नहस करना। दावा किया जा रहा है कि क्रीमिया ब्रिज पर हमले का प्लान यूक्रेन ने जर्मनी और अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है। यूक्रेन ने गर्मी में युद्ध लड़ने के लिए नया प्लान बना लिया है। अब इसी प्लान के तहत हमले भी हो रहे हैं। युद्ध का मैदान हो या फिर रूस की धरती, यूक्रेनी फोर्स साइरेस्की के इसी प्लान के तहत हमले कर रही है। यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, सैनिकों की कमी है। ऐसे में यूक्रेनी फोर्स गुरिल्ला घात कर रही है। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे बड़ा धमाका रूसी धरती पर किया। रूस के चेरेपोवित्स में यूक्रेन ने बड़ा विस्फोट किया। यहां यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोन दागे। हमले में रूस का स्टील प्लांट जल गया। रूस का यह स्टील प्लांट यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन ने यहां जो हमला किया है वो अपने सबसे नए और घातक ड्रोन से किया है। वो ड्रोन जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूसी सेना के रेडार कॉम्प्लेक्स पर भी विस्फोट किया। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रेडार स्टेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद रूस का रेडार कॉम्प्लेक्स ठप हो गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने युद्ध भूमि में रूस के कई हथियारों और सैन्य वाहन को जला दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रूसी सेना का एक कमांडर भी खत्म हो गया है। हालांकि रूस की तरफ से इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है। जाहिर है यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो युद्ध में डटा रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश कितने दिनों तक कामयाब होगी, अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुछ वक्त पहले क्रेमलिन ने वार्निंग दी थी कि नेटो का कोई भी विमान या फिर ड्रोन ब्लैक सी से नहीं गुजरेगा। जानते हैं पुतिन ने ब्लैक सी को नो फ्लाई जोन घोषित क्यों किया, क्यों काला सागर में नेटो की आवाजाही पर पाबंदी लगाई।
तो उसकी वजह है ब्लैक सी में रूसी जंगबाजों की जल समाधि। जी हां, नेटो से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस के 2 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत तबाह कर दिए और एक बार फिर ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क बारूद की खेप यूक्रेन को दे रहे हैं ताकि काला सागर में यूक्रेन फुल स्केल अटैक करे। आखिर कैसे, आप भी देखिए। जमीनी जंग हो या आसमान में वार पलटवार, पुतिन सेना के आगे यूक्रेन जैसे मुल्क का टिकना नामुमकिन है। मगर एक फ्रंट ऐसा भी है जहां यूक्रेन लगातार वीक साबित हो रहा है, रूसी ब्रिगेड को बैकफुट पर ढकेलने के लिए मजबूर कर दे रहा है। और जानते हैं वो फ्रंट क्या है? ब्लू बैटल ग्राउंड। जी हां, जिस ब्लैक सी में रूस का दबदबा है, उसी काला सागर में यूक्रेन की नौसेना कई रूसी जंगबाजों की बलि ले चुकी है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 2 साल में रूस के करीब 23 समुद्री जंगबाज तबाह हो चुके हैं, जिनमें डिस्ट्रॉयर, पेट्रोलिंग शिप, फ्रिगेट और सबमरीन भी शामिल हैं। इसके अलावा रूसी ब्लैक सी फ्लीट के 30% हथियार ध्वस्त हुए हैं। वहीं यूक्रेन ने सेवास्तोपोल में रूस के नेवल बेस को भी तबाह किया है। जानते हैं ब्लू वॉर जोन की जंग में यूक्रेन ने बढ़त कैसे बनाई, कैसे ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत और जंगी बेड़ों को जल समाधि के लिए मजबूर किया और कैसे रूस की ब्लैक सी फ्लीट के नेवल बेस को ही तहस नहस कर दिया। तो इसकी वजह है काला सागर में यूक्रेनी नौसेना की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, जो कि मेड इन ब्रिटेन। मगुरा V5C ड्रोन और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, यही वो 2 हथियार हैं जिसने काला सागर में प्रचंड बारूदी कोहराम मचा रखा है। क्रीमिया ब्रिज से लेकर सेवास्तोपोल नेवल बेस और रूसी युद्धपोत सबमरीन को तहस नहस कर रखा है। लेकिन अब ब्रिटेन के साथ साथ नेटो के और भी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने को तैयार हो गए हैं ताकि काला सागर में रूस की घेराबंदी हो सके, ब्लैक सी में पुतिन की नौसेना के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह बनाया जा सके। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को 10,000 ड्रोन भेजे जाएंगे, जिनमें कामिकाजे अटैक ड्रोन और सर्विलांस ड्रोन शामिल हैं। वहीं जर्मनी जल्द ही टॉरस क्रूज मिसाइल यूक्रेन को भेजेगा। चेक रिपब्लिक 8 लाख राउंड गोला बारूद यूक्रेन को देगा। नेटो भी यूक्रेन को $1.2 अरब के हथियार सप्लाई करेगा। इसके अलावा नीदरलैंड्स 18 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। मतलब ये कि इन हथियारों के मिलने के साथ ही यूक्रेन ब्लैक सी के फ्रंट पर अब पहले से ज्यादा भीषण अटैक करेगा और यूक्रेन के हमले के जवाब में पुतिन सेना को भी पलटवार करना पड़ेगा। यानी जंग की आंच ने फिर से ब्लैक सी को अपनी चपेट में ले लिया है और अब किसी भी वक्त ब्लैक सी में बारूदी बवंडर आ सकता है। प्रचंड अटैक से काला सागर का पानी थर्रा सकता है। और रूस की नौसेना के अगर किसी हथियार से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, जो अब तक ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन मूविंग टारगेट पर अटैक करने में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को महारत हासिल है। इसकी मारक क्षमता करीब 250 से 300 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है।
इस मिसाइल में एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस भी लगा है। आर पार की जंग में दुश्मन पर सटीक प्रहार करना हो, हवाई कॉम्बैट ऑपरेशन करना हो, उसमें स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को महारत हासिल है। ये स्कैल्प मिसाइल का ही एडवांस्ड वर्जन है जो दुश्मनों के ठिकानों को लॉन्ग रेंज से ही तबाह कर देती है। मोल्डोवा और रूस के मतभेद गहराते जा रहे हैं और अब यूरोप की शक्तियों ने उसी तरह मोल्डोवा का पक्ष लेना शुरू कर दिया है जिस तरह यूक्रेन के साथ खड़े हुए थे। मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया सांदू पेरिस दौरे पर हैं। उन्होंने रूसी खतरे से सुरक्षा के लिए फ्रांस की मदद मांगी है। फ्रांस ने कहा है कि यूक्रेन हो या मोल्डोवा, वो हर स्थिति में उनके साथ खड़ा है। दरअसल यूक्रेन के बाद मोल्डोवा में रूस नया वॉर फ्रंट खोल सकता है। मोल्डोवा के 2 स्वायत्त क्षेत्रों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन 2 साल से जंग की आंच में झुलस रहा है और 22% से ज्यादा यूक्रेनी जमीन जीतने के बाद पुतिन की आंखें मोल्दोवा पर टिक गई हैं। पुतिन का प्लान है मोल्दोवा में अस्थिरता फैलाना और इसके लिए चुने गए हैं मोल्दोवा में खुद को आजाद इलाका कहने वाले 2 क्षेत्र, जिसकी वजह से मोल्दोवा का बड़ा इलाका विवादित है। यूक्रेन और काला सागर से सटे मोल्दोवा के 2 क्षेत्र हैं ट्रांसनिस्ट्रिया और गांगेजिया। ये दोनों क्षेत्र खुद को मोल्दोवा से आजाद घोषित कर चुके हैं। दोनों क्षेत्रों में रूस की समर्थक शासन व्यवस्था है। पुतिन इन दोनों इलाकों का विलय रूस में करना चाहते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया रूस को विलय प्रस्ताव भेज चुका है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस के बड़े हथियार गोदाम भी हैं। रूस का प्लान है कि इन इलाकों को नक्शे में शामिल करके यहां से यूरोप में रूसी साम्राज्य के विस्तार को गति दी जाए, लेकिन मोल्दोवा इसका विरोध करता रहा है। मोल्दोवा अकेले रूस से नहीं टकरा सकता और अपनी जमीन बचाने के लिए उसकी राष्ट्रपति माया सांदू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति फ्रांस दौरे पर हैं। उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से बातचीत हुई है। मैक्रो ने कहा है कि वो हर स्थिति में यूक्रेन मोल्दोवा के साथ है। अब रूस की कोई रेड लाइन फ्रांस को मोल्दोवा यूक्रेन की मदद से नहीं रोक सकती है। फ्रांस और मोल्दोवा के बीच एक रक्षा समझौता भी हुआ है। फ्रांस मोल्दोवा की राजधानी चिसिनाओ में स्थायी रक्षा मिशन मुख्यालय खोलने वाला है। इससे पहले मैक्रो ये प्रस्ताव भी रख चुके हैं कि फ्रांस की सेना को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाए। मतलब साफ है कि अब मोल्दोवा के लिए भी मैक्रो यही रुख अपना सकते हैं। ये निश्चित है कि आने वाले कुछ ही समय में रूस मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया और गांगेजिया पर झंडा फहराने का मिशन शुरू कर सकता है और अगर फ्रांस या यूरोप के बाकी देश यहां उतरे तो जंग छिड़नी तय है। फिलहाल मोल्दोवा, गांगेजिया और ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस समर्थक नेताओं पर कार्रवाई करके हालात काबू करने की कोशिश कर रहा है। ये मोल्दोवा के गांगेजिया की पूर्व गवर्नर येवेंगिया गुत्सुल है और आजकल रूस दौरे पर है। मोल्दोवा सरकार गुत्सुल को रूस से लौटते ही गिरफ्तार कर सकती है। इस खबर पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि गांगेजिया स्वायत्त क्षेत्र की प्रमुख गुत्सुल को मोल्दोवा धमकियां दे रहा है। इससे साफ है कि राष्ट्रपति सांदू कानून का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना चाहती हैं। मोल्दोवा के दोनों आजाद क्षेत्रों में रूसी मूल की ज्यादा आबादी है और यहां कब्जा करने के बाद रूस मोल्दोवा में अशांति भड़काकर पूरे मोल्दोवा को रूस में मिलाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हूती लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है। उसके पीछे ईरान है
जो हथियार भी दे रहा है और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी। बौखलाहट में अमेरिका ने यमन पर ताबड़तोड़ हमले का प्लान बनाया है, लेकिन अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लाल सागर में अमेरिका हूती का चक्रव्यूह क्यों नहीं तोड़ पा रहा। इस रिपोर्ट में जानिए ईरान का सुलेमानी प्लान, जिसमें अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। अब की बार हूती ने सीधे अमेरिका को टारगेट किया तो पेंटागन तक आवाज पहुंच गई है। यूएस शिप पर मारे गए 3 क्रू मेंबर की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका ने एक नया ब्लूप्रिंट बना लिया है। यही वजह है कि पिछले कई घंटों से यमन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। प्रतिशोध की आग में जल रहे अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है। लाल सागर में भड़का युद्ध अब अफगानिस्तान में हुए युद्ध की तरह लंबा खिंच सकता है, क्योंकि ईरान ने सुलेमानी प्लान बनाया है जिससे अमेरिका को मिडिल ईस्ट में सालों तक फंसा कर रख सके। अब समझिए ईरान का सुलेमानी प्लान। इसके तहत ईरान में IRGC कमांडर सुलेमानी के उस प्लान पर काम किया जा रहा है जिससे अमेरिका और इजराइल घबराए हुए थे। ईरान ने अपने सभी ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव कर दिया है जो सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा गाजा में युद्ध लड़ने के लिए हमास का साथ देने लेबनान और अफगानिस्तान से लड़ाके जा सकते हैं। अफगानिस्तान से ISKP के लड़ाके यमन और गाजा दोनों जगह भेजे जा रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ISKP के लड़ाके 6 महीने से ज्यादा युद्ध लड़ सकते हैं, जिन्हें सुलेमानी के संगठन IRGC ने ट्रेनिंग दी थी। अब ईरान अमेरिका को अफगानिस्तान की तरह लाल सागर में फंसा कर रखना चाहता है। इसके लिए लगातार भर्तियां की जा रही हैं और इन्हें ईरानी कमांडर ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका से हूती सीधी टक्कर ले रहा है। अमेरिकी शिप पर हमला करके क्रू मेंबर को मारना उसकी हिमाकत का सबूत है। क्रू मेंबर की मौत के बाद से अमेरिका बौखलाया हुआ है, क्योंकि ये सीधे अमेरिका की ताकत को चैलेंज है। इसलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अब यमन पर तब तक हमले होते रहेंगे जब तक हूती का खात्मा नहीं हो जाता। इसके अलावा क्रू मेंबर की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका ने बीती रात यमन में हूती सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसमें 2 ड्रोन लॉन्चिंग साइट तबाह कर दी। बात यही खत्म नहीं होती। अब टास्क फोर्स में युद्धपोत बढ़ाए जा रहे हैं। सभी पर डिफेंस सिस्टम लगाकर हर हमले रोकने का इंतजाम किया जा रहा है। पेंटागन की तरफ से फरमान जारी हो गया है, जब तक ईरान का सुलेमानी रिंग ऑफ फायर ध्वस्त नहीं होगा तब तक इसी तरह यमन धधकता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में जिस पैमाने पर नरसंहार हो रहा है उसे देखकर दुनिया हर रोज दहल रही है। दुनिया के तमाम देश इस रक्तपात का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ये विरोध अब इतना बढ़ गया है कि अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया है। इसी विरोध से बचने के लिए बाइडेन अब गाजा में बंदरगाह बनाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर गाजा में पोर्ट बनाने का असली मतलब क्या है? क्या गाजा की जंग लंबी खिंचने वाली है? गाजा युद्ध बहुत ही भयावह और बहुत ही विकराल रूप ले चुका है। यह युद्ध खत्म होने के बजाय भीषण होता जा रहा है। हर बीते दिन के साथ विनाश का आकार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। नरसंहार का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
सबसे खतरनाक ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में चल रहा है, खासकर खान यूनिस में। यहां नेतन्याहू सेना हमास की सुरंगों को न सिर्फ खोज रही है बल्कि उन्हें तबाह भी कर रही है। आईडीएफ न सिर्फ गाजा पर बमबारी कर रही है बल्कि लेबनान की धरती पर भी विस्फोट कर रही है। इजरायल ने 2 घंटे के अंदर लेबनान के 2 शहरों पर 2 हमले किए। इन दोनों शहरों में 2 इमारतें तबाह हो गईं। आईडीएफ का दावा है कि इन दोनों इमारतों में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था, इसीलिए इन्हें जमींदोज कर दिया गया। तो वहीं गाजा में इजरायल इस तरह से हमले कर रहा है कि वहां जान बचाना मुश्किल हो रहा है। गाजा में खाने पीने की चीजों की किल्लत है। जो लोग बम से बच गए हैं वो इस वक्त खाना पानी के लिए बिलख रहे हैं। गाजा में पर्याप्त मात्रा में रसद नहीं पहुंच पा रही है। दुनिया भर में इस बात के लिए इजरायल और अमेरिका की आलोचना हो रही है। इस विरोध से बचने के लिए बाइडेन प्रशासन गाजा के लिए पोर्ट प्लान लेकर आई है। गाजा में अमेरिका अस्थायी बंदरगाह बनाने जा रहा है। इस बंदरगाह के जरिए गाजा में खाने पीने की चीजें और दवाइयां भेजी जाएंगी। युद्ध खत्म होने के बाद इस बंदरगाह को हटा दिया जाएगा। वो प्लान जो इस बात का संकेत दे रहा है कि गाजा की धरती पर युद्ध लंबा खिंचेगा। खैर, इस प्लान से नेतन्याहू और उनकी सरकार सहमत हैं या नहीं, इस पर इजरायल की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आप सफर के लिए किसी विमान में बैठे हो और जैसे ही विमान टेक ऑफ करे उसके चंद मिनट के बाद इमरजेंसी साउंड बजने लगे, विमान की लैंडिंग की घोषणा होने लगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जहन में तमाम तरह के ख्याल आने लगेंगे। लेकिन ठीक ऐसा ही वाकया अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। Good morning, Tower Vista AM 151 ILS. Visual clear right. यूनाइटेड एयरलाइन का विमान बोइंग 777 जेट लाइनर जो अमेरिका से जापान जा रहा था, मगर जैसे ही विमान ने रनवे से टेक ऑफ किया उसके चंद मिनटों बाद ही कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसके चलते विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। जी हां, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने वाले यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान का पहिया टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद निकलकर गिर गया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि विमान से पहिया गिरने का पूरा वाकया कैमरे में भी कैप्चर हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रनवे पर उड़ान भरने के महज चंद सेकंड बाद ही पहिया गिरते हुए साफ नजर आ रहा है। बस फिर क्या, जैसे ही विमान का पहिया गिरने की बात कंट्रोल रूम को पता चली, फौरन विमान की लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट ने भी बड़ी सावधानी से विमान को रनवे पर लैंड कराया। जानते हैं, विमान से निकला पहिया सैन फ्रांसिस्को की पार्किंग में खड़ी कार पर जाकर गिरा, जिसके चलते कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार के शीशे और डिग्गी चकनाचूर हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे के बाद भी पायलट ने यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 777 जेट लाइनर की सेफ लैंडिंग कराई।